आज हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हमें पता है कि हमारे शरीर के लिए कुछ पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। ये मुख्यतः 6 तरह के होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण तथा जल। ठीक है, तो आज हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोटीन क्या होता है, इसकी खोज किसने की, कब की, इसका वर्गीकरण और किस तरीके से ये हमारे शरीर में कार्य करता है। तो सबसे पहले तो प्रोटीन एक तरह का मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। ठीक, मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है? वो पोषक तत्व जो हमारे शरीर में ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है शरीर की प्रॉपर तरीके से वृद्धि तथा विकास के लिए और शरीर के सभी कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए। ठीक है, तो आज हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? प्रोटीन की खोज सर्वप्रथम मुल्डर ने 1837 में की थी। ठीक, और उन्होंने इसका नाम ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियोस से रखा। ठीक है, जिसका अर्थ होता है पहले आने वाला। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, उसमें जो जीव द्रव्य होता है, जो हमारे शरीर का भौतिक आधार है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्रोटीन की बनी होती हैं, है ना। तो इसलिए इन्होंने ये शब्द रखा प्रोटियोस पहले आने वाला, वो शायद इसी वजह से रखा होगा क्योंकि हमारे शरीर का जो आधार है वो भी प्रोटीन से बना है ना। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हमारे शरीर की लगभग सारी चीज़ें में कहीं ना कहीं प्रोटीन उपस्थित होता है। जैसे पेशियों में 50%, हड्डियों में 20%, त्वचा में 10%, और इसके अलावा जो हमारे शरीर में हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम होते हैं, और जो ब्लड होता है, और जो बहुत सारे द्रव्य हमारे शरीर में होते हैं, उन सभी में प्रोटीन की उपस्थिति होती है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि जब हमारे शरीर में प्रोटीन पहुंचता है तो वो किस चीज़ में विभक्त होकर हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने में हेल्प करता है। तो जो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है अमीनो अम्ल। मतलब हमारे शरीर में जाके प्रोटीन डाइजेस्ट होके अमीनो अम्ल में बदलता है और ये अमीनो अम्ल हमारे शरीर के सभी अंगों में जाके सुचारू रूप से कार्य करने में हेल्प करते हैं। अब अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं और कैसे हमारे शरीर में हेल्प करते हैं? ठीक है, अमीनो अम्ल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल, दूसरे होते हैं अनावश्यक, और तीसरे होते हैं अर्धावश्यक अमीनो अम्ल। ठीक है, तो जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं ये हमारे शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं हो पाते हैं, मतलब ये हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, लेकिन इनका उपयोग हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये हमारे शरीर की वृद्धि तथा विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। ये मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं जिनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। आप लोग इनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मेमोराइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा जो दूसरा होता है वो होता है अनावश्यक अमीनो अम्ल। ये हमारे शरीर में बनते और संश्लेषित होते तो हैं, लेकिन इनका हमारे शरीर में कोई बहुत महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता है। ठीक है, ये निम्न प्रकार के हैं। और इसके अलावा अर्धावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं जो कि 5 होते हैं। ठीक, ये हमारे शरीर में संश्लेषित भी होते हैं और इन्हें हम बाहर से भी ले सकते हैं। ठीक, इन तीनों अमीनो अम्ल को आप अच्छे से पढ़ेंगे और मेमोराइज़ करेंगे, क्योंकि इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन का वर्गीकरण, कि प्रोटीन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक चार्ट है जिसमें
प्रोटीन का वर्गीकरण दिया हुआ है। आप एग्ज़ाम में इस चार्ट का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर प्रोटीन का वर्गीकरण आया है तो आप बस अगर ये चार्ट बना देते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं कि 3 भागों में बांटा गया है। पहला गुणवत्ता के आधार पर, ठीक है, गुणवत्ता के आधार पर पूर्ण प्रोटीन, आंशिक प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन। तो पहला है पूर्ण प्रोटीन। पूर्ण प्रोटीन क्या होता है? वो प्रोटीन जिसमें सभी अमीनो अम्ल, जो अभी हम लोगों ने देखा, सभी आवश्यक अमीनो अम्ल सही अमाउंट में उस भोज्य पदार्थ में होते हैं, वो होता है पूर्ण प्रोटीन। इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग एग लिख सकते हैं, मीट लिख सकते हैं, सोयाबीन लिख सकते हैं, मिल्क लिख सकते हैं, जिसमें सभी अमीनो अम्ल, सभी आवश्यक अमीनो अम्ल सही अमाउंट में होते हैं। इसके अलावा आंशिक प्रोटीन होता है। अब आंशिक प्रोटीन क्या होता है? जैसा नाम से पता है कि इसमें जो आवश्यक अम्ल होते हैं, किसी एक या दो आवश्यक अमीनो अम्ल की कमी होती है, ठीक है। जैसे हमारा अनाज हो गया, दालें हो गई, इनमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं होते, एक या दो की कमी होती है। शायद इसीलिए हमारी इंडियन डाइट्स अगर हम देखें तो ऐसी बनी होती है कि दाल और चावल को मिक्स करके खाया जाता है या दूध और रोटी को मिक्स करके खाया जाता है, जिससे हमें सभी तरह के अमीनो अम्ल मिल जाएं, ठीक है। तो आंशिक पूर्ण के एग्जाम्पल में आप अनाज और दालें लिख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है अपूर्ण प्रोटीन, ठीक है। ऐसा नाम से पता चल रहा है अपूर्ण, इनकम्प्लीट, मतलब इसमें आवश्यक अमीनो अम्ल बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं, एक या दो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं और इनकी प्रोटीन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती है हमारे शरीर में, ये बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं हो पाते हैं हमारे शरीर में। जैसे फल हो गई, सब्जियां हो गई, तो ये अपूर्ण प्रोटीन की श्रेणी में आते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा वर्गीकरण है उसमें क्या है? भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर। तो अब यहाँ पे भी 3 तरह के दिए हुए हैं। पहला है साधारण, दूसरा संयुग्मी और तीसरा उद्युत या व्युत्पन्न प्रोटीन, ठीक है। अब साधारण मतलब क्या होता है? साधारण प्रोटीन के अंतर्गत ऐसे प्रोटीन आते हैं जो हमारे शरीर में जल अपघटन होता है, जब पाचित होते हैं तो उसके पश्चात सिर्फ अमीनो अम्ल में डूबते हैं, ठीक। इसके अलावा और कोई तत्व उनमें नहीं होता है, जैसे एल्ब्यूमिन हो गया, प्रोटोमिन्स हो गया, ठीक। ये जो प्रोटीन होते हैं ये इसके उदाहरण होते हैं। इसके अलावा जो संयुग्मी प्रोटीन होता है, संयुग्मी या कॉन्जुगेटेड, जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है कि इसमें एक से ज़्यादा तत्व हो सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है? इसमें अमीनो अम्ल के साथ एक और तत्व जुड़ा होता है जो हमारे शरीर में जल अपघटन के पश्चात मिलता है, जैसे लाइपोप्रोटीन, ठीक। लाइपो और प्रोटीन मतलब इसमें लिपिड और प्रोटीन 2 तत्व जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हीमोग्लोबिन हो गया, इसमें क्या जुड़ा है? आयरन और ग्लोबिन, आयरन एक तत्व और ग्लोबिन प्रोटीन। इसके अलावा मेटालोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, ये जो सारी चीज़ें हैं ये इसके उदाहरण हैं। इसके बाद जो तीसरा होता है वो होता है व्युत्पन्न प्रोटीन। अब व्युत्पन्न प्रोटीन में क्या होता है? ये जल अपघटन के पश्चात बहुत ज़्यादा भागों में विभक्त नहीं होते हैं, ठीक। जैसे प्रोटीएज हो गया, जैसे जब हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन होता है तो क्या बनता है? पेप्टोन्स, प्रोटेज, पॉलीपेप्टाइड, ये व्युत्पन्न प्रोटीन के उदाहरण होते हैं। अब जो प्रोटीन के वर्गीकरण में तीसरी चीज़ आएगी वो है प्राप्ति साधन के आधार पर, ठीक। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्राप्ति साधन के आधार पर मतलब जहाँ से ये हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसके अंतर्गत 2 तरह के हैं, वनस्पतिक और प्राणज। वनस्पतिक मतलब जो पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होता है ना, जैसे कि अनाज हो गई, दालें हो गई, सोयाबीन हो गई, कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गए,
ये सारे जो होते हैं ये हमारे वनस्पतिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो दूसरा है वो होता है प्राणिज, मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि किसी पशुजनित स्रोत से, सोर्स से आता है। जैसे कि मीट हो गया, एग हो गया, मिल्क हो गया, मिल्क से बनने वाले जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो हो गए, वो इनके उदाहरण के अंतर्गत आएंगे। ठीक, तो ये प्रोटीन का वर्गीकरण है। अगर आपको इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, और इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस आपको इस स्लाइड के लास्ट में मिल भी जाएंगे, तो आप वो देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रोटीन की हमारे शरीर में क्या उपयोगिता है। सबसे पहले प्रोटीन हमारे शरीर की हर संरचना तथा जो भी शरीर में बना है सारी चीज़ें जो होती हैं प्रोटीन की होती हैं। तो जो सबसे पहला काम होता है प्रोटीन का वो होता है वृद्धि एवं विकास करना। सबको पता ही होगा कि प्रोटीन का काम वृद्धि एवं विकास करना, जो उसका प्राथमिक कार्य होता है वो वृद्धि एवं विकास करना होता है ना। तो अगर हमारे शरीर में पर्याप्त रूप से प्रोटीन है ना, अगर जितना हमें रिक्वायरमेंट है, जितनी ज़रूरत है उतना प्रोटीन जा रहा है हमारे शरीर में, और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट और वसा भी जा रही है, तो क्या होगा, हमारे शरीर में जो भी वृद्धि तथा मरम्मत का कार्य होता है पेशियों में, या फिर जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जो वृद्धि तथा मरम्मत की आवश्यकता होती है, वो सभी प्रोटीन सुचारू रूप से करता है। इसके अलावा जो कोशिका का विभाजन होता है, जैसे हम जानते हैं कोशिका का 1/6 भाग प्रोटीन होता है, जो उसमें बहुत सारी ऐसी संरचनाएं होती हैं जो प्रोटीन से ही बनी होती है। जैसे डीएनए हो गया, वहाँ पे जो प्रोटीन का संश्लेषण ही भी कोशिका के अंदर ही होता है ना। और कोशिका के विभाजन के लिए भी प्रोटीन आवश्यक होता है ठीक है। तो क्या होता है, जब कोशिका का विभाजन होता है, जब सेल डिवीज़न होता है, तभी तो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास सही तरीके से होता है। ठीक है, तो इसलिए कोशिका के विभाजन में भी प्रोटीन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा जो कोलेजन होता है, कोलेजन क्या होता है, जो हमारे शरीर में जो ऊतकों के बीच में बांधने के कार्य करता है ना, जो ऊतकों को बांधने का कार्य करता है, जो सांचे की तरह कार्य करता है। जैसे जो हमारी हड्डियां होती हैं उनके चारों तरफ एक तरह से ढांचे का कार्य करता है, वो जो होता है वो भी प्रोटीन का ही बना होता है। तो प्रोटीन हमारे शरीर में संरचनात्मक ढांचे के रूप में तथा सांचे के रूप में कार्य करता है। इसी के साथ साथ 2 प्रोटीन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन, जो क्या करते हैं, पेशी के संकुचन में, मतलब उसके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, है ना। जैसे जो हमारी पेशियों में मूवमेंट होता है, जो मूव करने की जो क्षमता होती है, वो इन्हीं दोनों प्रोटीन के कारण होती है। ठीक है, वो होते हैं एक्टिन और मायोसिन। इसी के अलावा अगर हम आगे देखें तो जो हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम, हार्मोन्स, जो भी हमारा रक्त है, सब कुछ प्रोटीन का ही बना होता है ना। जैसे एंजाइम हमारे जो होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं, और जो हमारे एंजाइम होते हैं वो कितने सारे कार्य करते हैं। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिना एंजाइम के हमारा डाइजेशन नहीं हो सकता है। और इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनमें एंजाइम एक तरह से हेल्प करते हैं। इसके अलावा हार्मोन्स जो बहुत सारे होते हैं, जैसे इंसुलिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, गैस्ट्रिन हो गया, ये सारे हार्मोन जो होते हैं सब प्रोटीन के बने होते हैं। और आपको पता ही है कि हार्मोन हमारे शरीर में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे वो शुगर की मेंटेन करना हो, है ना, हमारे शरीर में ग्लूकोज का मेंटेनेंस हो, या फिर हमारे शरीर की वृद्धि तथा विकास हो, या फिर जो डाइजेशन होता है, या फिर हमारी भूख लगना, प्यास लगना, है ना, जो भी सारी चीज़ें जो होती हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, सब कुछ हार्मोन्स से ही, हमारी जो फीलिंग्स होती है सब कुछ क्या होती है, हार्मोन्स ही रेगुलेट करते हैं। इसलिए हार्मोन्स हमारे शरीर में बहुत ही एक आवश्यक कंपोनेंट होते हैं जो प्रोटीन से बने होते हैं। तो अब समझ आ रहा होगा कि प्रोटीन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारे शरीर में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन बाइंड करता है ऑक्सीजन को और पूरे शरीर में उसको पहुंचाता है। और हीमोग्लोबिन किन चीज़ों से बना होता है,
हीम और ग्लोबिन मतलब आयरन और प्रोटीन। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसका एक पार्ट प्रोटीन भी होता है, मतलब जो हीमोग्लोबिन है वो प्रोटीन के एक पार्ट से बनता है, जिससे जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसके अलावा रक्त का थक्का हमारे शरीर में बनाता है प्रोटीन, है ना, जिससे बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस नहीं होता है। इसके अलावा जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, वो कंपोनेंट होते हैं जो हमारे शरीर में सिग्नल्स पहुंचाते हैं। मतलब जैसे मान लो कि अगर कहीं पे हमें चोट लगती है या हम जलते हैं तो तुरंत हमारा हाथ वहाँ से हट जाता है ना। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तुरंत जो होती है मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती है, मसल तुरंत संकुचित होती है, तुरंत ब्रेन तक सिग्नल जाता है और तुरंत ही हमारे जो होती है प्रतिक्रिया दिखाई देती है। वो क्या करते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ऐसे ही हमारी जो हैप्पीनेस होती है या सैडनेस होती है, इस सब चीज़ों के लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनके संश्लेषण के लिए, है ना, सिंथेसिस के लिए बहुत सारे जो अमीनो एसिड हैं उनकी आवश्यकता होती है। जैसे एक अमीनो एसिड जो होता है ट्रिप्टोफैन, वो सेरोटोनिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। सेरोटोनिन क्या होता है, एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो हमारी हैप्पीनेस की फीलिंग को कंट्रोल करता है, जो हमारे मूड को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रोटीन हमारे शरीर के लिए, है ना। हमारी सारी जो फीलिंग्स है, जो हंगर है, जो टेम्परेचर है, उन सब को कंट्रोल करने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसी के साथ जो न्यूट्रिएंट हमारे शरीर में जाते हैं, है ना, जैसे प्रोटीन हो गया या विटामिन हो गया या मिनरल हो गया, उसको हमारे पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बहुत सारे ऐसे प्रोटीन होते हैं जो उन पोषक तत्वों के साथ बंध के हमारे पूरे शरीर तक पहुंचते हैं। बहुत सारे पोषक तत्व सिर्फ प्रोटीन के साथ ही बंध के शरीर में चारों तरफ घूम सकते हैं। जैसे रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन है, जो विटामिन ए होता है या रेटिनॉल होता है, वो उसको ये प्रोटीन बांधता है और पूरे शरीर तक पहुंचाता है। इसी तरीके से लाइपोप्रोटीन जो होता है वो वसा को अपने साथ बांधता है और शरीर में जगह जगह पहुंचाता है, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ से निकाल के फिर लीवर में या फिर एडिपोज टिश्यू में स्टोर करता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है अन्य पोषक तत्वों के परिवहन के लिए। इसके अलावा ये क्या करता है, जल का संतुलन बनाए रखता है। कैसे बनाता है, कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो अब जब जल में घुलनशील होते हैं तो क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ब्लड में वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ाते या घटाने में हेल्प करते हैं, है ना। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना, अगर बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा ब्लड तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। बहुत कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। तो इन सब की जो रेगुलेशन है उसके लिए भी प्रोटीन हेल्प करता है। इसी के साथ अम्ल और क्षार का संतुलन बनाता है ना। जो ब्लड होता है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अम्ल और क्षार के संतुलन के लिए। वो क्या करता है, रेगुलेट करता है कि हमारा जो ब्लड है बहुत ज़्यादा एसिडिक ना हो या बहुत ज़्यादा एल्कलाइन ना हो, है ना। तो क्या करता है, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगता है उसको रेगुलेट करके बाहर निकाल देता है ब्लड, है ना, और इसी तरीके से उसको अम्लीय नहीं होने देता है। इसके अलावा जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रतिरक्षा में, है ना, डिफेंस और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ होती हैं वो प्रोटीन की ही बनी होती है, जो क्या करती हैं, जो हमारी बाहरी जो भी ऐसे बैक्टीरिया या वायरस या कोई ऐसी पॉइजनस चीज़ें आती हैं उसको ख़त्म कर देती हैं, उसको उस पर आक्रमण करके उसको मार देती हैं। इसी तरीके से जैसे जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है, या फिर कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जो पॉइजनस होते हैं या फिर जो हमारे शरीर के लिए नहीं बने होते हैं, उनको जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, वो तोड़ देता है, वो वहीं पे नष्ट कर देता है। जैसे आगे आप लोग पढ़ेंगे जो बीमारियों के बारे में, ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा अगर फिजियोलॉजी ना पढ़ाई है तो उसमें क्या था, जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है ना, उसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, जो हमारे मुख में जो एंजाइम होते हैं या जो पाचन तंत्र के जो एंजाइम होते हैं वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। मतलब पहली लाइन होते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी पॉइजन है उससे हमारी रक्षा करते हैं। उसके बाद
अगर वो नहीं मार पा रहे हैं तो क्या होता है, बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं हमारी बॉडी में जो इन बैक्टीरिया या वायरस को वो करती है, कैप्चर करती है, उनको ख़त्म कर देती है। तो ये सारे जो थे, ये सारे कार्य हैं प्रोटीन के, जो प्रोटीन करता है। और इससे हमें पता चलता है कि प्रोटीन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे शरीर के लिए। इसके अलावा ये जो प्रोटीन होता है ये हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। नॉर्मली हमें कार्बोहाइड्रेट एंड फैट से एनर्जी मिलती है, पर अगर कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में नहीं है जितना होना चाहिए, तो हमें प्रोटीन भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। 1 ग्राम प्रोटीन में हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना होता है, क्योंकि प्रोटीन का जो सबसे मुख्य कार्य है, जैसा हमने देखा कि प्रोटीन के पूरे शरीर में कितने ज़्यादा कार्य हैं, मतलब उससे बहुत प्रेशर है। तो हमें क्या करना है, प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा लेनी है और उसके साथ ही कार्बोहाइड्रेट और फैट की पर्याप्त मात्रा लेनी है। अब सोचो, अगर कोई एक है ना, कोई एक ग्रुप है, उसमें कोई एक ही इंसान सारा काम करेगा तो वो कैसे कर पाएगा, है ना। अगर सारे ग्रुप के जो लोग हैं वो पूरा सहयोग देंगे, सारे काम सब लोग मिल बांट के करेंगे, जो जिसका काम है, जो जिस चीज़ में अच्छा है वो करेगा, तो क्या होगा, सारे काम बहुत ही आसानी से हो जाएंगे और जो भी काम है वो बहुत अच्छे तरीके से होंगे। वैसे ही जो प्रोटीन का काम होता है वृद्धि और विकास का, या फिर कोशिका में जो उसकी इम्पोर्टेंस होती है, या एंजाइम के लिए या हार्मोन के लिए, तो उसको वो कार्य करने देना चाहिए। और जो एनर्जी का काम है वो कार्बोहाइड्रेट को करना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि कार्बोहाइड्रेट की भी सही मात्रा हमारे भोजन में होनी चाहिए प्रोटीन के साथ साथ। तो बैलेंस डाइट, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि संतुलित आहार हमारे शरीर में आवश्यक होता है, ठीक। तो ये थे प्रोटीन के कार्य। अब नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन, अवशोषण और चयापचय, और किस तरीके से वो हमारे शरीर में जाके हमारे शरीर की जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उनको करता है, हमारे शरीर में कैसे वो यूटिलाइज्ड होता है और किस तरह से सारे अंगों तक पहुंचता है ना। तो सबसे पहले जो जानने वाली बात ये है, आपको पता होगा कि प्रोटीन की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो अमीनो अम्ल होती है ना। अमीनो अम्ल 3 तरह के होते हैं, वो भी पता है आपको, आवश्यक, अनावश्यक और जो सेमी एसेंशियल होते हैं, है ना। तो जो 3 तरह के अमीनो अम्ल होते हैं, जो आवश्यक होता है उसको क्या करना होता है, हमें लेना पड़ता है बाहर से, जो डाइट के थ्रू हमें लेना पड़ता है, और जो शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, जो शरीर की सभी महत्वपूर्ण क्रियाओं को करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ये 10 तरह के होते हैं, आपने नोट्स में लिखा होगा, है ना। तो अल्टीमेटली जो प्रोटीन होता है वो टूटने के बाद अमीनो अम्ल में बदलता है, और अमीनो अम्ल ही हमारे शरीर में फर्दर यूटिलाइज्ड होते हैं, ठीक है। अब कैसे पाचन होता है प्रोटीन का वो हम लोग देखेंगे। तो प्रोटीन का पाचन जो होता है वो, जैसे हमने कोई चीज़ खाई, ठीक है, मान लो कि कोई रोटी खाई या दाल पिया हमने, या दूध पिया या पनीर खाया, तो मुंह में गया, है ना। लेकिन मुंह में कोई ऐसा एंजाइम नहीं होता है, मुख में जो होता है कोई ऐसा एंजाइम नहीं होता है जो प्रोटीन का पाचन कर सके। बहुत सारे ऐसे जो मांसाहारी जंतु होते हैं उनमें कुछ में ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीन का पाचन करते हैं, लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं उनमें ऐसा कोई एंजाइम नहीं होता है जो प्रोटीन का पाचन कर सके। अब जो भोजन है वो कहाँ आता है, आमाशय में आता है या स्टमक में आता है, ठीक है। अब स्टमक में क्या होता है, यहाँ पे उसको अम्लीय माध्यम मिलता है, ठीक है। जो प्रोटीन होता है वो, जो भोजन होता है वो अम्लीय माध्यम में आता है। अब यहाँ पे क्या होती है, जो स्टमक की म्यूकोसा होती है, जो लाइनिंग होती है आमाशय की, उसमें कुछ सेल्स होती हैं, ठीक है, उनको पेप्टिक सेल कहा जाता है, ठीक। अब पेप्टिक सेल से एक एंजाइम निकलता है पेप्सिनोजन, ठीक है। नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा कि पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, पर ये जो एंजाइम निकलता है इसका नाम होता है पेप्सिनोजन। वो पेप्सिन क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो पेप्सिन होता है ये एक्टिव फॉर्म होता है एंजाइम का, और पेप्सिनोजन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म होता है। और जो हमारी सेल होती हैं आमाशय की, या फिर जो भी मसल्स हैं, सब प्रोटीन की बनी होती है। अगर ये एंजाइम क्रियाशील अवस्था में रहेगा, है ना, अगर एक्टिवेटेड फॉर्म में रहेगा, तो क्या करेगा, वो सारी सेल को भी डाइजेस्ट कर देगा, जो हमारी लाइनिंग है सब चीज़ों को वो डाइजेस्ट कर देगा। इसलिए ये जो एंजाइम होते हैं
बहुत ही हमारा शरीर बहुत ही सिस्टमैटिक वे में बना है, उसको पता है कि क्या चीज़ कहाँ से निकलनी है जिससे हमारे शरीर को हार्म ना हो, लेकिन जो चीज़ें हैं, जो कार्य है हमारे शरीर का, वो सही तरीके से होता रहे। तो इसलिए पेप्सिनोजन एंजाइम निकलता है, और ये जब भोजन के साथ मिक्स होता है, ठीक है, जब भोजन आता है और ये भोजन के साथ मिक्स होता है, तब ये बन जाता है पेप्सिन। ठीक, तो पेप्सिन बन जाता है, अम्लीय माध्यम रहता है। ठीक, तो ये पेप्सिन जो होता है वो फूड के साथ मिलके यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो यहाँ के माध्यम को अम्लीय बनाता है। ठीक, अब ये पेप्सिन बन गया। पेप्सिन क्या होता है? एक एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम होता है। एंडोपेप्टाइडेज मतलब क्या होता है? जो अंदर से बॉन्ड्स को तोड़ता है। जैसे मान लो कोई बर्फ़ की सिल्ली हो या कोई ईंटा हो, उसमें बीच से कोई हथौड़े से मार देता है। जब बीच से कोई हथौड़े से मारता है तो बहुत सारे टुकड़े जो होते हैं, छोटे बड़े अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं उस चीज़ के। वैसे ही ये जो एंजाइम होता है वो क्या करता है? बीच से बॉन्ड को तोड़ता है, और उससे क्या होते हैं? छोटे बड़े अलग अलग तरीके प्रोटीन के टुकड़े हो जाते हैं। इन टुकड़ों को क्या कहा जाता है? पेप्टोन्स, प्रोटियोजेज या पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ? अब जो हमारा पेप्सिन है, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे एक और एंजाइम होता है रेनिन। ठीक है, लेकिन ये नॉर्मली इन्फेंट्स में होता है या बच्चों में होता है, क्योंकि ये क्या करता है? ये मेनली दूध का पाचन करता है। लेकिन रेनिन भी रेनिन के फॉर्म में सिक्रीट नहीं होता है, ये भी प्रोरेनिन के फॉर्म में सिक्रीट होता है, जो निष्क्रिय एंजाइम होता है ना। कोई भी प्रोटीलिटिक एंजाइम जो है, जो प्रोटीन का पाचन करता है, वो कभी भी एक्टिवेटेड फॉर्म में सिक्रीट नहीं होता है। जब वो भोजन के साथ मिक्स होता है तब वो क्रियाशील अवस्था में आता है। ठीक, तो अब ये जो प्रोरेनिन होता है वो फिर रेनिन में चेंज हो जाता है जब मिल्क आता है। ये मेनली मिल्क के प्रोटीन को तोड़ता है। जो केसीन होता है मिल्क में, उसको ये तोड़ता है। ठीक है, और केसीन और जो कैल्शियम आयन होता है उसको तोड़ के ये बना देता है कैल्शियम पैराकैसिनेट। ठीक, अब यहाँ पे ये चीज़ें हुई। तो रेनिन जो होता है वो नॉर्मली इन्फेंट्स में, मतलब शिशुओं में होता है, बहुत ज़्यादा ये एडल्ट्स में सिक्रीट नहीं होता है। ठीक, अब यहाँ से जो हमारा खाना है वो गृहिणी में आ गया या ड्यूडेनम में आ गया, है ना, जो इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है बाइल जूस। ठीक है, यहाँ पे बाइल जूस होता है जिसका मीडियम होता है क्षारीय, यहाँ पे अम्लीय मीडियम नहीं होता है। इसके अलावा इसके अलावा पैंक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी रस भी होता है यहाँ पे, जिसमें मुख्यतः 3 एंजाइम होते हैं जो निकलते हैं और जो क्रियाशील अवस्था में नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ठीक है, जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 3 एंजाइम होते हैं जो एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं होते हैं। अब क्या होता है? ये जो ट्रिप्सिनोजन होता है वो एक्टिवेट होता है एंडोकाइनेज इलास्टेज, एक एंजाइम होता है, उसके द्वारा ये ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट होता है और कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन में। और जो ये ट्रिप्सिन होता है, यही जो हमारे जब प्रोटीन हम लोगों ने तोड़ा, प्रोटीन टूटा था, है ना, जो प्रोटीन जैसे कि बताया था कि बीच से जैसे तोड़ देते हैं तो अलग अलग छोटे छोटे फॉर्म में बढ़ जाता है। तो क्या हुआ? अब यहाँ पे जो ये एंडोकाइनेज था, इसने क्या किया? इसने ट्रिप्सिन बनाया और उसको प्रोटीन पे काम किया। ठीक है, जब प्रोटीन को तोड़ा तो ये वहाँ पे पेप्सिन जब था तो पेप्टोन, प्रोटीएज और पॉलीपेप्टाइड बना था। अब ये जो ट्रिप्सिन होता है ये पेप्टोन, प्रोटीएज और पॉलीपेप्टाइड पे काम करता है। ठीक है, ये एंजाइम जो होता है, और इनको क्या करता है? ओलिगोपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड में बदलता है। डाईपेप्टाइड और ओलिगोपेप्टाइड क्या होते हैं? डाईपेप्टाइड मतलब जैसे कि 2 प्रोटीन के जो अणु होते हैं, मतलब छोटे अणुओं में इसको बदल देता है। अभी तक क्या था? पेप्टोन, प्रोटीओज और पॉलीपेप्टाइड थे। ये कुछ छोटे अणु थे, कुछ बड़े अणु थे, अलग अलग तरह के अणु थे, है ना। अब क्या किया इसने द्विअणुवी में या फिर एक अणु में या 3 अणु में बदल दिया। अब प्रोटीन का फॉर्म और छोटा हो गया। ठीक, अब जब छोटा हो गया तो ये गया इलियम में। इलियम भी इंटेस्टाइन का जो सबसे पार्ट होता है। ठीक है, अब इलियम में क्या होता है? इंटेस्टाइनल जूस होता है। ठीक है, आंतरिक रस होता है। ठीक, एरियम में जो ये होता है, यहाँ का पीएच होता है 8 से 8.5। ठीक है, यहाँ का पीएच होता है। यहाँ पे पेप्टाइडेजेस होते हैं। ठीक, अब जो हमारा है वो डाईपेप्टाइड और ओलिगोपेप्टाइड में बदल चुका है। तो यहाँ पे क्या होते हैं? पेप्टाइडेजेस एंजाइम होते हैं
जैसे एमाइनो पेप्टाइडेज या कार्बोक्सिल पेप्टाइडेज। और अगर हमने प्रोटीन की संरचना देखी है तो उसमें क्या होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक अमीनो ग्रुप होता है। तो ये जो एंजाइम है वो उन्हीं ग्रुप पे काम करते हैं, ठीक है, और फिर लास्ट में इनको अमीनो अम्ल में बदल देता है। और जो अमीनो अम्ल होता है वो क्या होता है, आंतों की दीवारों में अवशोषित हो जाता है और उसके बाद फिर ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर में ट्रैवल करता है और हार्मोन जहाँ पे भी जिसकी ज़रूरत होती है सेल में जाता है। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए ज़रूरत होती है, ब्लड के कंसंट्रेशन के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। हम लोगों ने पढ़ चुके हैं ये कि किन किन चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है प्रोटीन की। उन सब कार्यों को ये सुचारू रूप से करता है, ठीक है। तो ये था प्रोटीन का डाइजेशन। आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा ये सारी चीज़ें, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप उनसे यूं ही जुड़ें।